आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जिसकी शुरुआत तो एक छोटे से सूक्ष्म वायरस से होती है, लेकिन देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव यानी वैश्विक आर्थिक झटके में बदल जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी बीमारी के फैलने की रफ्तार, उसको पहचानने और रोकने की हमारी मॉडर्न मेडिकल क्षमता से कहीं ज्यादा तेज हो जाए। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को झकझोर कर रख देती है। इस आउटब्रेक की स्पीड सच में डराने वाली है। आइए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 24 अप्रैल को इटूरी में पहला लक्षण दिखता है, फिर 5 मई को WHO को अलर्ट किया जाता है और सिर्फ 11 दिन बाद यानी 16 मई को इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। स्थिति कितनी तेजी से बेकाबू हुई, ये बिल्कुल साफ है। अब आते हैं इस वायरस के केंद्र और उस 3 हफ्ते के ब्लाइंड स्पॉट पर जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल पहले लक्षण के दिखने और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एक्टिव होने के बीच पूरे 3 हफ्ते का एक बेहद खतरनाक गैप था। ये वो वक्त था जब संक्रमित इंसान बिना किसी की नजर में आए हेल्थ केयर सिस्टम से गुजरता रहा और वायरस को चुपचाप फैलने का पूरा मौका मिल गया। अगर हम मई 2026 के आखिर तक के आंकड़ों की बात करें तो करीब 1000 सस्पेक्टेड केसेस और 200 से ज्यादा मौतों का नंबर सामने आ चुका है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है असली फिगर्स इन दर्ज नंबरों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और ये इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? क्योंकि इटूरी का ये इलाका एक संघर्ष क्षेत्र यानी कॉन्फ्लिक्ट जोन है। हथियारबंद समूहों ने सड़कों को ब्लॉक कर रखा है, आबादी लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं। ऐसे माहौल में संक्रमितों को ढूंढना और उन्हें आइसोलेट करना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन आखिर ये स्ट्रेन बाकियों से इतना अलग और खतरनाक क्यों है? आइए इस बुंडीबुग्नियो एनोमेली को समझते हैं। ज़ैर स्ट्रेन से तुलना की जाए तो उसकी मृत्यु दर 90% तक हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके लिए इरवेबो नाम की वैक्सीन मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ये जो दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन अभी फैल रहा है, इसकी मृत्यु दर 25 से 50% के बीच है। लेकिन सबसे भयानक सच ये है कि इससे बचाव के लिए हमारे पास कोई भी स्वीकृत वैक्सीन ही नहीं है। जैसा कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी स्पष्ट कहना है, दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जिसका कोई इलाज नहीं है। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो समय चाहिए होता है वो हमारे पास है ही नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ? दुनिया भर की सरकारों ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। सरकारों का रियल वर्ल्ड एक्शन बिल्कुल साफ दिखने लगा है। उदाहरण के लिए भारत की इस ऑफिशियल एडवाइजरी को देखिए। ये कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों को स्पष्ट चेतावनी देती है कि वे आने के 21 दिनों तक किसी भी लक्षण के प्रति बेहद सतर्क रहें। और इसका असर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। अमेरिका ने प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले गैर अमेरिकियों पर 30 दिन का बैन लगा दिया है। युगांडा में हाथ मिलाने और गले मिलने तक पर रोक है। और बेल्जियम ने तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले कांगो की नेशनल फुटबॉल टीम को ही आइसोलेट कर दिया है। लेकिन इस मेडिकल क्राइसिस के पीछे एक और बड़ा शॉकवेव छिपा है। वो है आर्थिक संकट। एक ऐसी स्थिति जहां इलाज से ज्यादा डर की कीमत चुकानी पड़ती है। 2014 में पश्चिम अफ्रीका के प्रकोप के दौरान इकोनॉमी को $2.2 बिलियन का भारी नुकसान हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नुकसान सिर्फ मौतों की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर के डर, कैंसिल किए गए ऑर्डर्स और अचानक रुक गए इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुआ था। और आज के समय में स्थिति और भी नाजुक है, क्योंकि कांगो ग्लोबल ट्रेड से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उप सहारा अफ्रीका में भारत का $22 बिलियन का निर्यात इस वक्त सीधे तौर पर खतरे में है। तो आखिर ये सब होता कैसे है? व्यापार और लॉजिस्टिक्स के जरिए एक अर्थव्यवस्था वायरस की चपेट में कैसे आती है? बॉर्डर्स के ऑफिशियली बंद होने से बहुत पहले ही व्यापारिक तबाही शुरू हो जाती है। यह मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हब्स पर चौकसी बढ़ते ही फ्रेट फॉरवर्डर्स चुपचाप माल ढुलाई पर ट्रांजिट सरचार्ज जोड़ देते हैं। फिर इंश्योरेंस वाले कार्गो लोडिंग की समीक्षा कर अपनी दरें बढ़ा देते हैं और आखिर में हेल्थ इमरजेंसी के रिस्क से बचने के लिए विदेशी निवेश पूरी तरह से सूख जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी छुपी हुई आर्थिक कमजोरी भी है। बहुत से निर्यातकों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी स्टैंडर्ड बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज में महामारी या एपिडेमिक कवर ही नहीं होते। ऊपर से
पेमेंट्स के लिए जरूरी लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि माल ढुलाई में रुकावट आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंश्योरेंस का पैसा मिल ही जाएगा। महामारी के लिए विशेष पॉलिसी राइडर्स चाहिए होते हैं। बैंक अपने नियम सख्त कर देते हैं, जिससे मध्यम आकार के फार्मा और कृषि निर्यातकों पर बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम आ जाता है। यह पूरी स्थिति इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और खास तौर पर भारत के G21 फ्यूचर वादों के लिए एक बहुत बड़ा लाइव टेस्ट है। क्या दुनिया की बड़ी फार्मा पावर्स सच में तेजी से डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, या ये तैयारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? तो आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सभी को सोचना चाहिए, क्या हमारा ग्लोबल सिस्टम सच में अब प्रोएक्टिव होकर तैयारी को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, या फिर एक बार फिर से डर, पैनिक और लॉजिस्टिक रुकावटें ही ये तय करेंगी कि इस संकट की आखिरी कीमत क्या होगी?